तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है इफ़ अ पर्सन इज वर्किंग हार्ड टू पुश अ लार्ज वुडन बॉक्स फिल्ड विद ब्रिक्स एंड स्टोन्स बट इट डज नॉट मूव। तो देखिए कोई एक पर्सन था जो बहुत हार्ड वुडन बॉक्स को उठा के लेके जा रहा है और उस बॉक्स में ब्रिक्स रखे हुए हैं, स्टोन्स रखे हुए हैं, लेकिन वो मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू साइंस इज देयर एनी वर्क डन ऑन द रॉक। तो क्या वर्क डन होगा? तो आंसर है वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि आपको वर्क पता है, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, बॉडी रेस्ट पे रही, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो है। फोर्स को अगर जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर साइंटिफिक कंसेप्शन ऑफ वर्क। तो साइंटिफिक जो हम लोग वर्क की बात करते हैं, तो वर्क जब भी देखते हैं तो फोर्स इनटू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। तो फोर्स का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड, ये भी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ठीक है, तो दोनों कंडीशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में बोला गया है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क। तो वर्क की एसआई यूनिट अगर आप देखेंगे तो होती है न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर को और क्या कह सकते हैं हम लोग? जूल भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो जूल को ही हम लोग न्यूटन मीटर भी बोल सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन मीटर और जूल। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, वर्क इज अ। तो वर्क कैसी क्वांटिटी है? वर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वर्क इज अ वेट, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी और दी नन ऑफ अबव। तो वर्क एक कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। तो आपको याद रखना है कि वर्क हो चाहे एनर्जी हो, ठीक है, ये दोनों की दोनों कैसी क्वांटिटीज होती हैं? दे बोथ आर स्केलर क्वांटिटीज, मतलब इनके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में कहा गया है व्हेन द फोर्स एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो अगर फोर्स का डायरेक्शन मान लीजिए इस डायरेक्शन में है, ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब इधर। ठीक है, देन दी वर्क डन इज। अब देखिए आपको पता चल गया जो एंगल बना वो कितना बन गया? 180 डिग्री का एंगल बन गया। और जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 180 डिग्री बनता है तो वर्क कैसा होता है? तो वर्क होता है नेगेटिव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नेगेटिव। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी टू अस। तो हम लोग को जो एनर्जी मिलती है उसका बिगेस्ट सोर्स क्या है? तो दैट इज सन, सोलर एनर्जी, और वी कैन से सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, 1 किलो जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल्स। तो देखिए इसमें पूछा गया है 1 किलो जूल में कितने जूल होते हैं। तो अगर इसमें आप डी ऑप्शन देखेंगे तो डी ऑप्शन कह रहा है 1000, और यही आंसर क्या है? सही है। 1 किलो जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल्स? 1000 जूल्स। तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज मैकेनिकल एनर्जी इंक्लूड्स। तो मैकेनिकल एनर्जी आपको बताना है क्या होती है। तो आपको पता होना चाहिए मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम, मीन्स द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। तो आप लोग यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी टिक लगाएंगे और काइनेटिक एनर्जी पे भी, इसका मतलब बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, अ बॉल इज थ्रोन बाय अ बॉय टू अनदर बॉय। ठीक है, एक बॉय है जो बॉल को थ्रो कर रहा है दूसरे बच्चे की तरफ। व्हेन द बॉल इज थ्रोन एंड व्हेन इट इज इन एयर। अब देखिए बॉल जब फेंकी गई और जब वो हवे में है, अब हवे में है तो इसका मतलब वो कुछ ना कुछ हाइट पे होगी, और कुछ ना कुछ हाइट होने के साथ साथ उसके पास वेलोसिटी भी होगी। तो उसके पास, बॉल के पास कौन सी एनर्जी है? तो बॉल के पास हाइट की वजह से हो गई पोटेंशियल एनर्जी, और वेलोसिटी की वजह से हो गई कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। तो उसके पास दोनों टाइप की एनर्जी है, पोटेंशियल एज वेल एज काइनेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है एन आयरन बॉल। अब देखिए एक आयरन की बॉल है, लिफ्टेड टू अ हाइट, विच एनर्जी डज इट पोजेस। तो आपको बताना है कोई आयरन बॉल है, उसको लिफ्ट किया गया कुछ हाइट तक, क्योंकि हाइट की बात हो रही है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होनी चाहिए? पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आ गया। ऑब्जेक्ट इन मोशन पोजेस। तो अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, और पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो ये होता है हाफ एम वी स्क्वायर। मतलब ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इंक्रीजेज विद स्पीड। ठीक है, इंक्रीजेज विद स्पीड, और वी कैन से डिपेंड्स विद स्पीड, ऐसे नहीं रख सकते हैं। तो आप यही रखिएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज विद स्पीड, तो इंक्रीज होती है स्पीड के साथ साथ। नेक्स्ट इज वर्क बाय अ फोर्स कैन आइदर बी। अब देखिए वर्क डन बाय फोर्स, कोई भी फोर्स है जो वर्क डन करता है, तो वर्क डन कैसा हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, वर्क डन निगेटिव भी हो सकता है, वर्क डन जीरो भी हो सकता है। तो ये 3 कंडीशन है जिसमें वर्क चीज़ें हो सकती हैं। तो वर्क कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो।
नेक्स्ट इज यूनिट ऑफ वर्क। अब 2 यूनिट आपको वर्क की बतानी है, तो जूल एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट याद रखिएगा। एक यूनिट होती है अर्ग होती है, सीजीएस यूनिट इसकी होती है। एक यूनिट होती है न्यूटन मीटर। तो ये तीनों के तीनों यूनिट्स हैं किसकी, वर्क की। और याद रखिएगा 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, तो 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 देख लेते हैं। द यूनिट ऑफ एनर्जी एंड वर्क जूल इज नेम्ड आफ्टर। ठीक है, तो जेम्स प्रेस्कॉट जूल हैं जिनकी नाम पे एनर्जी और वर्क की यूनिट रखी गई है। तो जूल जो नाम है वो किसका है, जेम्स प्रेस्कॉट जूल एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, उन्हीं का ही नाम है। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया है 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, तो 1 किलोवाट आवर में आपको याद रखना है 3.6 इंटू 10⁶ जूल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आप देख लीजिए, द यूनिट ऑफ पावर इज नेम्ड आफ्टर। तो यूनिट होती है वॉट, और ये किसके नाम पे है, तो जेम्स वॉट के नाम पे है। नेक्स्ट इज एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड एज पर द लॉ ऑफ। ठीक है, तो किसका लॉ है, एनर्जी आपको पता होगा कि कभी भी क्रिएट नहीं करी जा सकती, कभी डिस्ट्रॉय नहीं करी जा सकती है, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करी जा सकती है। ठीक है, कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, तो इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोल सकते हैं। और अगर मान लीजिए इसी में लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी पूछा जाए आपसे क्या होता है, तो आप सिंपल ये कहेंगे एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, तो ये हो जाएगा लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। लेकिन अगर इसमें देखेंगे नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉयड, मीन्स इट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19, इसको देख लेते हैं। द एनर्जी प्रेजेंट इन ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज रेज्ड टू सर्टेन हाइट अगेंस्ट ग्रेविटी। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको अगेंस्ट ग्रेविटी उठाया जा रहा है कुछ ऊपर तक हाइट तक, तो उसके पास कौन सी एनर्जी पोजेस वो कर लेता है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पोजेस करता है। याद रखिएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसका सही आंसर होगा। सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो नंबर कट सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20, द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। द रेट ऑफ डूइंग वर्क बोला जाए या रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बोला जाए, दोनों बात सेम है, और आंसर क्या है इसका, पावर है। और फॉर्मूला अगर पावर का आप देखेंगे तो होता है वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम इज द फॉर्मूला ऑफ पावर। और वर्क आपको फॉर्मूला पता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इस तरीके से आप लोग कर लेंगे। अब इस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को क्या रख सकते हैं, वेलोसिटी रख सकते हैं। तो फॉर्मूला पावर का एक और बन गया। पावर का फॉर्मूला क्या बन गया, पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स पूछा गया है। द वर्क डन व्हेन फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 8 न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट इज 15 मीटर इज 100 जूल। अब देखिए फोर्स हमको दे दिया गया 8 न्यूटन का, डिस्प्लेसमेंट दे दिया गया 15 मीटर का, और वर्क बोला गया 100 जूल हो रहा है। क्या ऐसा हो सकता है? तो वर्क का अगर फॉर्मूला देखेंगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स कितना दिया गया है 8 और डिस्प्लेसमेंट कितना दिया गया है 15। 15 8 जो होता है 120 जूल। तो अगर डायरेक्शन ऑफ फोर्स में वर्क डायरेक्शन ऑफ फोर्स में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वर्क हो जाएगा 120 जूल, लेकिन यहाँ पे दिया है 100 जूल जो कि गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट इज द एंगल फॉर्म बिटवीन रिटार्डिंग फोर्स अप्लाइड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज 90 डिग्री। तो रिटार्डिंग फोर्स मतलब ऐसा फोर्स होता है जो कहीं ना कहीं, जैसे मान लिया डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज ऑफ 180 डिग्री, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है 90 डिग्री, तो ये भी क्या हो जाएगा फॉल्स। तो एंगल कितने का बनता है 180 डिग्री का एंगल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन 23 है व्हेन अ रबर इज स्ट्रेच। तो आपको बताना है कि अगर किसी रबर को स्ट्रेच किया गया तो क्या उसके पास काइनेटिक एनर्जी स्टोर हो जाएगी उस रबर में, तो काइनेटिक एनर्जी स्टोर नहीं होती है। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी बोला जाए या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोला जाए, इस तरीके की एनर्जी स्टोर होती है। तो कौन सी एनर्जी स्टोर हो जाएगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट इज जीरो एट द ग्राउंड बिफोर लिफ्टिंग इट। तो पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड पे क्या होती है, जीरो होती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हाइट को हम लोग क्या लेते हैं जीरो से, मतलब ग्राउंड से लेते हैं, तो हाइट जीरो होगी, तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, सिंबल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज ईपी। तो सिंबल जो पोटेंशियल एनर्जी का होता है क्या वो ईपी होता है, तो बिल्कुल सही है, पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल ईपी ही होता है। और अगर काइनेटिक एनर्जी का सिंबल पूछा जाए तो ई के होता है। ठीक है, कैपिटल ई रहेगा और नीचे उसके सबस्क्रिप्ट में के लिखा रहेगा। नेक्स्ट इज वर्क डन बाय ग्रेविटी इन अ पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन डिफरेंस इन वर्टिकल हाइट्स ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये बात क्या सही कही गई है, तो बिल्कुल ये बात सही कही गई है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इन पोटेंशियल एनर्जी
डिफेंस ओनली सिर्फ डिपेंड किस पे करेगी, वर्टिकल हाइट पे डिपेंड करेगी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में। तो ये बात क्या है, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 27 है, वाइंडिंग अ टॉय कार यूजिंग इट्स की स्टोर्स काइनेटिक एनर्जी। तो वो भी काइनेटिक एनर्जी स्टोर नहीं करेगा, कौन सी एनर्जी स्टोर करेगा, तो यहाँ पे भी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कहें या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहें, वो स्टोर हो जाएगी। आप लोग ने देखी होगी, जो खिलौने वाली कार होती है उसमें एक चाबी भरी जाती है, जब चाबी भरते हैं तो उसके अंदर एक स्प्रिंग टाइप की चीज़ लगी होती है, ठीक है, वो रोल करती है और रोल होने के बाद उसको छोड़ते हैं तो वो अनरोल होने लग जाती है। इसका मतलब उसमें कौन सी एनर्जी स्टोर हुई, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, और वी कैन से इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28, द पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ अलॉन्ग विच द ऑब्जेक्ट इज मूव। तो पोटेंशियल एनर्जी पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, याद रखिएगा, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया गया है, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज वेन एवर एनर्जी गेट्स ट्रांसफॉर्म द टोटल एनर्जी चेंजेस। तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे टोटल एनर्जी चेंज होती है, तो ये फॉल्स है, क्योंकि टोटल एनर्जी क्या रहती है, हमेशा कंजर्व रहती है, कभी भी चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट इज द सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट रिमेन सेम एट ऑल द पॉइंट्स। तो याद रखिएगा, अगर बॉडी फ्री फॉल कर रही है, मेनली यहाँ पे फ्री फॉल की बात कंडीशन रखी जाती है, तो फ्री फॉल की कंडीशन में, या अगर कोई भी मान लीजिए पेंडुलम है, पेंडुलम के केस में जो बॉब होता है उसकी अगर आप हर पॉइंट पे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम देखेंगे तो वो क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। और इसको हम लोग ने अपने वीडियोस में, जो एजुकेशनल वीडियोस हैं, हम लोग ने जो लेक्चर दिए हैं उसमें ये सब चीज़ें डिराइव कराई हैं, इन सब में बताया, तो उसको भी आप लोग जाके देख सकते हैं, 9th क्लास की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन वर्ल्ड क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। इसमें वन वर्ल्ड में कौन कौन से क्वेश्चन आंसर्स हैं। व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ वर्क। तो एक्सप्रेशन ऑफ वर्क अगर आप देखेंगे तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो एफ इनटू एस होता है वर्क का एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब होता है फॉर्मूला पूछा आ रहा है। नेक्स्ट इज व्हेन वर्क इज नेगेटिव। तो वर्क जब नेगेटिव होगा, फोर्स एक्ट्स इन विच डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स लग रहा होगा मान लीजिए इस डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट लग रही होगी इस डायरेक्शन, मीन्स दे आर अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, तो याद रखिएगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल बनता है 180 डिग्री का होता है, और ये दोनों होते कैसे हैं, तो दे बोथ आर अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 33, द चेंजेस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू। तो वर्क डन का जो फॉर्मूला है, याद रखिएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये वर्क एनर्जी थ्योरम है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का अगर आप एक्सप्रेशन देखेंगे तो ये होता है हाफ mv², जहाँ पे m क्या है, मास है, v क्या है, वेलोसिटी है। तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसी तरीके से अगर पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आप देखेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, तो ये हो जाएगा mgh, जहाँ पे m होता है मास, g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है अर्थ के सरफेस पे, और h क्या होता है, हाइट होती है ग्राउंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 35, इसको देख लेते हैं। व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो अभी हमने आपको बताया mgh, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, याद रखिएगा जो m होता है, मास होता है, इसको हमेशा किलोग्राम में रखा जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में रखा जाएगा, और जो h है उसको हमेशा मीटर में रखा जाएगा। मतलब अगर h हाइट किलोमीटर में दी हुई है तो पहले उसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 36, व्हाट इज द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इज when the rate of consumption of energy is 1 जूल पर सेकेंड, the power is watt। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन दी गई है वो 1 वाट की डेफिनेशन दी गई है। तो अगर आपसे 1 वाट की डेफिनेशन पूछी जाए तो आप लोग इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं, क्या, when the rate of consumption of energy is 1 जूल पर सेकेंड, then the power is said to be 1 वाट। तो 1 वाट की ये डेफिनेशन हो जाएगी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 37, हाउ डू वी ऑब्टेन एवरेज पावर। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन। ठीक है, वर्क डन अपॉन टाइम होता है। तो जब भी एवरेज पूछा जाए, चाहे एवरेज वेलोसिटी हो, चाहे कोई भी चीज़ एवरेज के फॉर्म में अगर पूछी आती है, तो यहाँ पे आता है टोटल वर्क डन। ठीक है, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन कर देंगे, ये आपका एवरेज पावर का फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 38, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज्ड इन होम्स ड्यूरिंग अ मंथ इज एक्सप्रेस्ड इन। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे घरों में यूज़ होती है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग एक यूनिट यूज़ करते हैं जिसका नाम है किलोवाट आर। ठीक है, किलोवाट आर याद रखिएगा, किलोवाट आर बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट होती है, और 1 किलोवाट आर में अगर पूछा जाए कितने जूल होते हैं तो होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं इसको।
इसी को, इस किलोवाट आर को ही को यूनिट भी बोला जाता है, ये भी याद रखिएगा। आप लोग ने अक्सर देखा होगा कि घरों में कहा जाता है कि हमारा इतना यूनिट बिल आया, तो यूनिट का मतलब है किलोवाट आर बिल आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है और इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40 है। एक्सप्रेशन फॉर कैलकुलेटिंग यूनिट्स कंज्यूम, तो यूनिट जो एनर्जी कंज्यूम निकालनी होती है, एनर्जी के लिए हम लोग जो फॉर्मूला लगाएंगे वो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम लगाएंगे। ठीक है, बस याद रखिएगा पावर किस में रखा जाता है, किलोवाट में रखा जाएगा। ठीक है, और टाइम किस में रखा जाएगा, आवर्स में रखा जाएगा। ठीक है, तो कमर्शियल यूनिट जो होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वो क्या होती है, किलोवाट आर होती है। पर आर मत लिखिएगा, डैश यहाँ पे लगा है, इसको कहते हैं किलोवाट आर। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी यूज्ड इन 1 आवर एट द रेट ऑफ 1 किलोवाट। तो 1 किलोवाट है और 1 आवर है, इसका मतलब क्या बन गया, 1 किलोवाट आर बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो एनर्जी कंज्यूम होगी दैट विल बी 1 किलोवाट आर। तो एसआई यूनिट, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी यूज्ड इन, ये पूछा गया है, तो दिस इज किलोवाट आर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन 41 देख लेते हैं। 41 में क्या कहा गया है, अ मैन विद अ बॉक्स ऑन हिज हेड इज क्लाइंबिंग अप स्टेयर्स। अब देखिए कोई पर्सन है जो ऊपर की ओर जा रहा है, द वर्क डन बाय द मैन ऑन द बॉक्स इज, तो वर्क डन बाय द मैन ऑन द बॉक्स क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए पर्सन जो है वो किधर मूव कर रहा है, ऊपर की ओर मूव कर रहा है, मतलब उसका जो ये कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, वर्क डन बाय द मैन ऑन द बॉक्स, तो मैन जो बॉक्स पे वर्क कर रहा है वो किस डायरेक्शन में कर रहा है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो अगर मैन देखेंगे बॉक्स पे किस डायरेक्शन पे वर्क कर रहा है, तो जो मैन है वो बॉक्स पे फोर्स जो लगा रहा है वो किधर क्यों लगा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा है। ठीक है, तो इस केस में अ मैन विद अ बॉक्स ऑन हिज हेड इज क्लाइंबिंग अप स्टेयर्स, द वर्क डन बाय द मैन ऑन द बॉक्सेस, तो ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री है। ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। मान लीजिए अगर इसी में पूछा था कि जो बॉक्स है, जो वेट है पर्सन का, वो किधर की ओर होता, तो वेट होता नीचे की डायरेक्शन में और जो पर्सन का मोशन हो रहा था वो ऊपर की डायरेक्शन में हो रहा था, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री हो जाता और वर्क डन कैसा हो जाता, निगेटिव हो जाता। ठीक है, और अगर मान लीजिए बोला जाता कि कोई पर्सन है जो स्ट्रेट मूव कर रहा है, ठीक है, और बोला जाता कि इसका पर्सन का वेट जो फोर्स लगा रहा है वो कितना वर्क कर रहा है, द वेट ऑफ पर्सन इज डूइंग हाउ मच वर्क। ठीक है, तो इस केस में जो एंगल हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, तो वर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब 3 तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बोला गया है किलोवाट आर इज द यूनिट ऑफ, तो किलोवाट आर एनर्जी की यूनिट होगी। नेक्स्ट इज 43, इसमें देख लेते हैं, द कार एंड ट्रेन हैव सेम मोमेंटम। मोमेंटम देखिए दोनों का सेम है, इसका मतलब मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी होता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार इज दैट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रक, तो आपको बताना है किसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। तो आप लोग पहले एक फॉर्मूला याद रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है P²/2m। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद रखिए P²/2m। अब देखिए दोनों का मोमेंटम तो सेम है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, मास पे डिपेंड करेगी। मास जिसका कम है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। और मास किसका कम होगा, कार का मास कम होगा, ट्रक का मास ज़्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो कार का मोमेंटम क्या हो जाएगा, कार का काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार विल बी मोर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रक। तो ये बात आपको समझनी है, क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज फ्रॉम दिस फॉर्मूला वी कैन सी दैट काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, बट when the momentum is constant। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 44, when an object falls freely towards the earth, तो कोई अगर ऑब्जेक्ट है फ्री फॉल कर रहा है अर्थ की तरफ, तो आपको बताना है टोटल एनर्जी क्या रहती है, तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 45, इसमें देख लेते हैं, वर्क डन बाय बॉडी इज 0, तो वर्क डन जो बॉडी कर रही है वो 0 है। एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो याद रखिएगा दिस विल बी ऑप्शन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 46, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ, तो कोई सेंट्रीपिटल फोर्स है, जैसे मान लीजिए कोई बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में मूव करती है, तो याद रखिएगा सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लगता है। ठीक है, और बॉडी अगर मूव कर रही है तो बॉडी का जो डायरेक्शन होगा वो टेंजेंशियल होगा, दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो फोर्स लग रहा था सेंटर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो वर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस केस में जो आंसर होगा दैट विल बी 0, तो वर्क डन विल बी 0। नेक्स्ट इज एनर्जी स्टोर्ड इन अ बैटरी, तो बैटरी में जो एनर्जी स्टोर होती है वो कैसी एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी होती है, और फिर बाद में वो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 47, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट इज K, देखिए काइनेटिक एनर्जी K है,
मास को क्या कर दिया है, हाफ कर दिया है, वेलोसिटी को क्या कर दिया है, डबल कर दिया है। तो आपको न्यू काइनेटिक एनर्जी बतानी है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखिए क्या है, हाफ mv² है, ठीक है। मास को हाफ कर दिया तो आप क्या समझ सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी वो हो जाएगी हाफ इंटू m/2, हाफ ये हो गया, और वेलोसिटी को डबल कर दिया तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 2v का होल स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब 4v², तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा हाफ इंटू 2mv²। तो आप लोग कह सकते हैं इट विल बी इक्वल टू 2 हाफ mv², ठीक है, 2 टाइम्स हाफ mv², ठीक है। अब देखिए ये वाली काइनेटिक एनर्जी जो नई है उसको काइनेटिक एनर्जी डैश मान लीजिए, तो काइनेटिक एनर्जी डैश क्या आ गई, के डैश विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो कितने आ रही है, 2k के बराबर आ रहा है इसका आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 48। क्वेश्चन 48 देख लेते हैं। फोटो सेल कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू, तो फोटो सेल लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 49। टू बॉडीज आर हैव विद काइनेटिक एनर्जी रेशियो दिया है 4:1, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉडी अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड बॉडी, ये हमको दिया गया है 4/1 है, ठीक है। ही हैव इक्वल लीनियर मोमेंटम, तो P1 अपॉन P2 की वैल्यू हमको दी गई क्या है, सेम है, कांस्टेंट है, इक्वल है, मतलब P1 इज इक्वल टू P2। रेशियो ऑफ देयर मासेस, मासेस का रेशियो बताना है। अब देखिए हमको फॉर्मूला पता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू P² अपॉन 2m। अब मोमेंटम अगर सेम होगा तो काइनेटिक एनर्जी और मासेस क्या हो जाएंगी, दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। तो काइनेटिक एनर्जी का अगर रेशियो 4:1 है तो मासेस का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, 1:4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 50। माइक्रोफोन, जिसको माइक बोला जाता है, तो माइक कन्वर्ट्स डैश एनर्जी, ठीक है, मतलब किस एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है माइक्रोफोन, ये आपको बताना है। तो माइक्रोफोन में क्या होता है, साउंड एनर्जी हम लोग देते हैं और ये साउंड एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ये बात आपको याद रखनी है। और अगर स्पीकर पूछा जाए, स्पीकर क्या करता है, तो स्पीकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये हमारे हो गए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, अब हम लोग देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की। तो चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हमारे पास क्या क्या हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, अ लैम्प कंज्यूम्स 1000 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 10 सेकेंड्स, व्हाट इज द पावर। तो पावर का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम, और यहाँ पे वर्क नहीं दिया, एनर्जी दिया गया है, तो हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी याद रखिएगा जूल में ही रखते हैं, तो जूल में एनर्जी कितनी है, 1000 है। टाइम कितना दिया गया है, 10 दिया गया है, दोनों को अगर आप कट करेंगे आंसर क्या आ जाएगा, 100। अब यूनिट अगर बात करी जाए तो इसको आप जूल पर सेकेंड भी लिख सकते हैं, या हम लोग इसको और आसान भाषा में क्या लिख सकते हैं, 100 वॉट लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, 52। हमारे पास 10 क्वेश्चन है न्यूमेरिकल बेस्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर। इस चीज़ को याद रखिएगा कि इसमें जो एनर्जी निकालनी है वो किलोवाट आवर में निकालनी है। कंज्यूम्ड इन 10 आवर्स बाय 4 डिवाइसेज ऑफ पावर 500 वॉट ईच। तो 4 डिवाइसेज हैं, एक डिवाइस का पावर कितना दिया है, 500 वॉट दिया है, तो 4 डिवाइसेस का पावर क्या हो जाएगा, पहले इसको देखिए। तो 4 डिवाइसेस का पावर हो जाएगा 500 मल्टीप्लाइड बाय 4। 500 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 वॉट आ जाएगा। अब 2000 वॉट का मतलब क्या होता है, 2 किलो वॉट, 1000 से डिवाइड करेंगे तो 2 किलो वॉट आपके पास पावर आ गया। तो पावर आपके पास 2 किलो वॉट है। टाइम कितना दिया है, 10 आवर्स दिया है, तो टाइम हमारे पास है 10 आवर्स। हमको निकालना क्या है, एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए, पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो पावर कितना है, पावर है 2 किलोवाट, ठीक है, और टाइम कितना है, 10 आवर्स है। ये दोनों चीज़ ऐसे लिख लीजिएगा। तो 2 × 10 जब आप करेंगे तो 20 किलोवाट आवर आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, 20 किलोवाट आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 53। एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 1500 वॉट। तो देखिए हमको 1500 वॉट रेटिंग दी गई है, इसका मतलब पावर दिया गया है। तो पावर पहले आप लिख लीजिए, जो चीज़ पहले दी रहती है उसको पहले लिख लेना पड़ता है। 1500 वॉट हो गया, तो इसको किलोवाट में अगर चेंज करेंगे 1.5 किलोवाट आ जाएगा, ठीक है। हाउ मच एनर्जी डज इट यूज इन 10 आवर्स। तो टाइम कितना दिया गया है, 10 आवर्स दिया गया है, ठीक है। आपको बताना क्या है, एनर्जी। अब एनर्जी का फॉर्मूला याद है आपको, पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो पावर कितना था, 1.5 मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 10 से कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 15 किलोवाट आवर आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 53। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 54। अ गर्ल ऑफ मास, एक गर्ल है जिसका मास कितना दिया है, 75 kg दिया हुआ है। रन्स अप स्टेयर्स ऑफ 50 स्टेप्स इन 19 सेकेंड्स। तो देखिए 50 स्टेप्स हैं, कितनी देर में रन कर रही है, 19 सेकेंड्स में। हर एक स्टेप की जो हाइट दी गई है वो 15 सेंटीमीटर है,
ठीक है। तो आपको बताना है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी, पावर बतानी है आपको, पावर क्या होगा। पावर का फॉर्मूला आपको पता है, वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन पहले आप निकाल लीजिए, वर्क डन जो होगी वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh होती है। अब m देखिए आपको पता है 75 है, तो 75 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए कुछ g दिया गया है 10 हो गया। अब इसके बाद h आपको बताना है। देखिए हाइट, हर एक स्टेप की हाइट दी गई कितनी, 15 सेंटीमीटर, और नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं, 50 हैं। तो टोटल हाइट जब आप देखेंगे तो नंबर ऑफ स्टेप्स को एक स्टेप की हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेकिन ये सेंटीमीटर में था तो इसको डिवाइड बाय 100 भी करना पड़ेगा, तो ये आपकी टोटल हाइट हो जाएगी। तो ये आपका वर्क डन आ गया। अब आप क्या करिए, इसको कट कर दीजिए, इसको कट कर दीजिए। अब 75, 15 5 क्या होता है, 75 होता है, और 75 इंटू 75 आप लोग कर लीजिए। तो 75 इंटू 75 जब आप लोग करेंगे तो आपके पास वर्क डन आ जाएगा। देखिए इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, 75 इंटू 5 इंटू 15, ठीक है, ये वर्क डन आ गया जूल में। और फिर क्या करना है, हमारे पास टाइम दिया गया है कितना, 19 सेकेंड्स। तो वर्क डन अपॉन टाइम जब आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 75 इंटू 5 इंटू 15 अपॉन क्या आ जाएगा, अपॉन आ जाएगा 19। तो ये जो वर्क, ये जो आपका पावर आएगा, ये आपका पावर आया ना, पावर किस में आ जाएगा, पावर आ जाएगा आपका वॉट में। तो आप लोग इसका आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिख के बताइएगा कि 54th क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, हमने पूरा सोल्यूशन कर दिया, अब आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 55, इसमें देख लेते हैं। अ पर्सन लिफ्ट्स अ लगेज 15 kg फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट इट्स ऑन इट्स हेड, मतलब अपने सर पे उसने रख लिया, और सर कितना ऊपर है, 1.5 मीटर है। वर्क डन बताना है कितना किया गया। ठीक है, तो वर्क डन का फॉर्मूला फिर से आपको पता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स क्या हो जाएगा, क्योंकि ये आपके पास मास है तो mg फोर्स हो जाएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है, 1.5 दिया गया है। ठीक है, आप क्या कर लीजिए, मास आपको पता है 15, जी आपको पता है अप्रॉक्सीमेटली 10 होता है, तो 10 ले लीजिए, लिख लीजिएगा, लेकिन कि जी की वैल्यू वी कंसीडर दैट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इंटू 1.5 कर दीजिए। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 15 हो जाएगा, 15 इंटू 15 कितना हो जाएगा, 225 जूल हो जाएगा। तो 225 जूल इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 55। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 है, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार। काइनेटिक एनर्जी निकालनी है कार की, क्या होगी, या काइनेटिक एनर्जी इसमें नहीं है, इसमें वर्क डन निकालना है, वर्क डन बाय द कार। ठीक है, फाइंड द वर्क डन बाय द कार whose velocity is increased from 18 km per hour to 19 km per hour if the mass of car is ये। तो वर्क डन का फॉर्मूला याद रखिएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी देखिए निकालने के लिए हमारे पास वेलोसिटी जो है वो किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको पहले क्या करना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 18 5 जा 90, 5 5 जा क्या हो जाएगा 25, तो 25 मीटर पर सेकंड में ये आ गया फाइनल वेलोसिटी। इसी तरीके से इनिशियल वेलोसिटी भी आप देखेंगे तो 18 को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी आपको मिल गई, आपको इनिशियल वेलोसिटी मिल गई। अब क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी के लिए आप क्या कर सकते हैं, हाफ m, क्योंकि दोनों में मास सेम है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब v स्क्वायर क्या है, 25 का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर कितना है, 5 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होता है 625, 5 का स्क्वायर होता है 25, तो ये आ जाएगा हाफ इंटू मास, देखिए कितना दिया गया है, मास दिया गया है 2000। ठीक है, और इसमें 625 माइनस 25 जब आप करेंगे तो 600 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप काट दीजिएगा, 1000 से कट जाएगा। ठीक है, ये 3 जीरो यहाँ आ गए, 2 जीरो यहाँ आ गए, तो आंसर आ जाएगा 6 इंटू 10 टू की पावर 3 और 2 5, इतने जूल। तो इतनी जूल वर्क होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ मास ये इज 100 जूल। देखिए काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल दी गई है वो कितनी दी गई है, 100 जूल है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझिएगा। व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज डबल्ड। अब आपको पता है काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसका फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, मतलब v के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब देखिए वेलोसिटी को डबल कर दिया गया, जब वेलोसिटी को डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स बढ़ेगी, 2 का स्क्वायर मतलब 4 टाइम्स हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो पहले अगर काइनेटिक एनर्जी 100 जूल थी तो अब कितनी हो जाएगी, तो अब न्यू काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 400 जूल। ठीक है, और थर्ड में क्या कहा गया है, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीज्ड 3 टाइम्स। अगर वेलोसिटी को 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया तब देखिए क्या हो जाएगा, अगर 3 टाइम्स इंक्रीज कर देंगे वेलोसिटी को, तो अभी यहाँ पे जो 2 टाइम्स रखा था यहाँ पे 3 टाइम्स कर दीजिए, मतलब 3 टाइम्स हो गई वेलोसिटी, ऐसे मानिए। 3 टाइम्स इंक्रीज करने का मतलब समझिए, अगर वेलोसिटी v है, ठीक है, तो यहाँ पे 3 टाइम्स कहने का मतलब ये है कि वेलोसिटी को 3 टाइम्स कर दिया गया है।
ठीक है। लेकिन अगर आपसे कहा जाता है इंक्रीज हुई 3 टाइम्स, तो पहले अगर वेलोसिटी 3 थी, 3v आप बढ़ा दीजिए तो कितनी हो जाएगी, 4v हो जाएगी। दोनों तरीके से आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं। ठीक है, तो अगर वेलोसिटी को 3 टाइम्स इंक्रीज किया जा रहा है, तो 3 टाइम्स इंक्रीज करने का मतलब क्या हो गया कि पहले अगर वेलोसिटी v थी तो अब क्या हो जाएगी, 4v हो जाएगी, क्योंकि v में हमने 3 टाइम्स वेलोसिटी को इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो अब अगर 4v हो गई तो कितना टाइम्स हो जाएगा, 16 टाइम्स हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको दूसरे तरीके से देख रहे हैं, वेलोसिटी बिकम्स 3 टाइम्स अगर होता, वेलोसिटी बिकम्स 3 टाइम्स द इनिशियल, तब आप अगर देखते काइनेटिक एनर्जी नई क्या हो जाती, तब काइनेटिक एनर्जी हो जाती 9 टाइम्स। तो आंसर क्या आया था, 9 इंटू 100 आया था, इसका मतलब 900। ठीक है, दोनों तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप थोड़ी सी लैंग्वेज इसको समझिएगा। नेक्स्ट इज फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg व्हेन इट इज एट अ हाइट ऑफ दिस अबव द ग्राउंड। आपको जी की वैल्यू दे दी, बहुत सिंपल काम है। देखिए पोटेंशियल एनर्जी का आपको फॉर्मूला पता है, m इंटू जी इंटू एच। आपको m पता है कितना है, 15 है, g आपको पता है कितना है, 9.8 है, h आपको पता है मीटर में दिया है, बिल्कुल सही है, 5.5 है। आप तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, और यूनिट याद रखिएगा, जूल इज द यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 59 है। इसमें कहा गया, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg इज एट अ सर्टेन हाइट अबव द ग्राउंड। तो देखिए यहाँ पे हमको मास दे दिया गया है, पोटेंशियल एनर्जी दे दी गई 520 जूल। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगना है, निकालना क्या है इसमें हमको, हाइट निकालनी। तो पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला लगा लीजिए mgh। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी दी गई है 520 जूल, मास हमको दिया गया है 15। ठीक है, जी हमको कितना दिया गया है, जी हमको दिया गया है 9.8, और एच कितना दिया है, एच हम लोग को निकालना है। तो जब एच की वैल्यू निकालेंगे तो ये और ये दोनों डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, तो आ जाएगा 520 अपॉन 15 इंटू 9.8। तो इस तरीके से अब आप हाइट निकाल सकते हैं। तो हाइट आप लोग निकाल लीजिए, और इसका आंसर भी आप लोग समझ जाएंगे। तो इसका अगर आप आंसर देखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3.53 मीटर। ठीक है, तो डिवाइड कर लीजिएगा, आंसर 3.53 मीटर आपका भी आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है, 2 बॉयज ईच वेट, ठीक है, ईच ऑफ वेट 350 क्लाइंब अप अ रोप। यहाँ पे देखिए वेट दिया गया है 350 न्यूटन, मान लीजिए इसको, दोनों का वेट, दोनों बच्चे का वेट जो है 350 न्यूटन है। क्लाइंब अप अ रोप थ्रू अ हाइट ऑफ 12 मीटर। वी नेम बॉय ए एंड बॉय बी। ठीक है, दो बच्चे हैं, जैसे मान लीजिए एक बॉय ए है, इसको ए मान लीजिए, दूसरा बॉय है बी। दोनों का वेट सेम है। अब आपको कहा गया है कि दोनों किस हाइट तक क्लाइंब कर रहे हैं, 12 मीटर तक क्लाइंब कर रहे हैं। एक ने 50 सेकेंड्स लिए, दूसरे ने 25 सेकेंड्स लिए। व्हाट इज़ द पावर एक्सपेंडेड बाय ईच बॉय। तो बहुत सिंपल सी बात है, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। वर्क आप लोग को पता है mgh के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अपॉन टाइम कर दीजिएगा, mg दोनों का सेम है, और mg कितना है, 350 न्यूटन हमने आपसे कहा, तो आप भी यहाँ पे 350 रख दीजिए। हाइट कितनी दी गई है, हाइट 12 दी गई है। और टाइम अगर देखेंगे तो फर्स्ट केस में टाइम कितना दिया गया है, 50 दिया गया है। तो फर्स्ट केस में अगर टाइम 50 दिया गया है, इसको आप निकालेंगे, 5 7 जा 35, 12 7 जा कितना हो जाएगा, 12 7 जा 84 यहाँ पे आ जाएगा, और वॉट में आंसर आ जाएगा। तो ये तो पावर पहले वाले बॉय का आया। दूसरे वाले बॉय का अगर पावर यहाँ पे निकालते हैं, सेकेंड बॉय का है। ठीक है, इसके लिए भी आप सेम काम कर सकते हैं, क्या, 350, अब क्योंकि हाइट भी दोनों की सेम है 12, टाइम दूसरे वाले ने कितना लिया है, 25 लिया है। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 5 5 जा 25 आएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 5 7 जा 35 और 0, यहाँ पे एक 0 भी होना चाहिए, नहीं 0 तो इसमें कट जाएगा, ठीक है, 0 की जरूरत यहाँ पे नहीं है। अब इसके बाद देख लीजिए, तो 12 7 जा 84, तो आ जाएगा 840 अपॉन क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा, 5 1 जा 5, और ये हो जाएगा 34, 5 6 जा 30, और 5 8 जा 40, तो 168 वॉट इसमें पावर आ जाएगा। तो फर्स्ट पर्सन का जो पावर आया वो 84 वाट आया, सेकंड पर्सन का जो पावर आ रहा है वो 168 वाट आ रहा है। इसका मतलब सेकंड पर्सन ज़्यादा पावरफुल होगा, और जो फर्स्ट पर्सन है वो थोड़ा सा कम पावरफुल है, क्योंकि उसका पावर कम है। ठीक है, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। हमने जो क्वेश्चंस डिस्कस किए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमको ये उम्मीद है कि सारा आपका कॉन्सेप्ट जो है वर्क पावर एनर्जी से रिलेटेड, वो सारा आज क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आपको अगर बाकी के वीडियोस चेक करने हैं क्लास 9th के एनसीईआरटी के, चाहे वो एमसीक्यूज़ हों, चाहे वो क्वेश्चन आंसर्स हों, तो एमसीक्यू बेस्ड ही हमारे क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, उसको आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और अगर आप कोई भी थ्योरम, कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी डेरिवेशन समझना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हर चैप्टर की प्लेलिस्ट बनाई गई है, उसमें भी आप जाके चीज़ों को कवर अप कर सकते हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल हम लोग इतना ही रखेंगे।
थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।